डिवाइन रोमांस के इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस सबसे ज़्यादा बात किए गए और सबसे कम समझे गए विषय के गहरी परतों में उतरेंगे। लव, प्रेम। डिवाइन रोमांस तो एक फैंसी नेम है, वस्तुतः हम प्रेम की ही गहरी परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बातें, ध्यान, कन्वर्सेशन सब इसी विषय पर फोकस्ड रखेंगे। हम लोग जितने भी ध्यान हम लेंगे, जो हम बोलेंगे, आप लोग जो बोलेंगे, इसी विषय पर फोकस्ड करेंगे, इसी विषय को एक्सप्लोर करेंगे। इस विषय से बाहर कुछ आप अगर प्रश्न रखेंगे तो उनको ले लेंगे, लेकिन उचित यही होगा कि हम लोग फोकस्ड रहें, एक्सप्लोर करें, समझें चीज़ों को, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यकीन मानिए ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अंतहीन बातें होती हैं और इस विषय पर ही अंतहीन क्राइसिस है, अंतहीन समस्या है, बाधा है। अतीत में एक महान संत ने मुझसे कहा था कि आने वाले समय में लोग महामारियों से उतने नहीं मरेंगे जितने प्रेम की कमी से मरेंगे। तो यही परिदृश्य है, यही सिनेरियो है कि लोग प्रेम की कमी से जूझ रहे हैं। संबंधित हो जाने में, शादी कर लेने, घर बसा लेने से ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि सबके जीवन में प्रेम का जो आविर्भाव है वो हो गया है और वो स्वस्थ ढंग से आगे चल रहा है। और अनंत में देखिए एक मैजिक, एक मिस्ट्री चलती है कि मैंने हमेशा कहा जो आई डोंट केयर का या हु केयर्स का जो महामंत्र मैंने दिया वो डायनामाइट है। एक्चुअल में वो आसान नहीं है। जब आप इस जोन में होते हैं कि आप अपना कुछ डालना नहीं चाहते, अपनी किसी भी बात, एजेंडा, नैरेटिव या किसी भी चीज का दबाव बनाना नहीं चाहते, तो अस्तित्व अपने हाथ में सब ले लेता है। और फिर जो चीजें अस्तित्वगत ढंग से होती हैं उनकी अनुगूंज ही अलग होती है। मैंने हमेशा देखा और हमेशा ये बात कही कि जब भी यहाँ पर हम कोई भी बात करते रहें, कोई विषय, यहाँ तक हम किसी का कोई प्रश्न ही ले लें या लाइव सेशन हो उसमें कोई बात का उत्तर दे रहे हों या कोई प्रोग्राम ऐसा कर रहे हों, तो होता क्या है, अचानक वही परिस्थितियां, वही सिनेरियो बन जाता है। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्री में जब कोई नरेशन चल रहा है तो उसी का वो जो पूरा विजुअल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, तो हमारे यहाँ वो एक्चुअल इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आज डिवाइन रोमांस का हम लोगों ने ये कार्यक्रम लिया कि 18, 19, 20 हम लोग लेंगे। तकरीबन लोगों को ज्ञात हो ही चुकी होगी परिस्थिति, और नहीं ज्ञात है तो हम लोग इस समय बड़े इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से यहाँ पर गुजर रहे हैं। ये फॉर्चुनेट है कि हम लोगों का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो ये लाइट आ रही है, ऐसी चल रहे हैं। सुबह 9:30 से कॉलोनी के अचानक पता चला कि इन्हीं दिनों में वो सब इनकी जो मेन लाइन है वो चेंज होनी है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद भी कुछ होना नहीं था, क्योंकि वो भी सब बुला चुके थे अपने जो भी आयोजन उनका होगा। तो सुबह 9:30 से लाइट कट थी। जो जनरेटर हम लोग कॉलोनी का था वो भी कट था। तो बिना बिजली पंखे के 9:30 से 3:40 तक हम लोग बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर। अब मैं सोच रहा था अगर आ गई तब तो आप लोग भी बैठेंगे तो एसी पंखे में, और नहीं आई तब क्या करेंगे। तो जिसको कहा जाता है ना, ये जो कबीर भी कहते हैं, जो प्रेम है बड़ी क्राइसिस वाली चीज होती है, जिसपे सिर काट के ही हाथ पे रखें तभी आप अंदर जाते हैं। तो सिचुएशन करीब सिर काटने वाली है कि अब सब चलता रहा ऐसे, तब तो आप लोग ऐसे बहुत आराम से बैठेंगे, नहीं तो साथ में पसीना बहाएंगे। अगर कट हो गई एकदम से, आज तो आएगी, कल
सस्पेंस में छोड़ रखा है इन लोगों ने। हो सकता है हम लोगों का एरिया ना भी कटे, बच जाए, क्योंकि इधर तक शायद काम हो गया हो, क्योंकि अब दूसरा एरिया भी है। और मान लो कटी तो आप लोगों की भी परीक्षा हो जाएगी, और आज हमने तपस्या करी है, कल पे साथ में सब लोग करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि देखिए इतना सटल टॉपिक है, तो प्रेम अपने आप में एक तपस्या मांग लेता है, और इसीलिए प्रेम की बात करते हुए भी सब लोग घबराते रहे, क्योंकि प्रेम की अपनी ही एक तपस्या होती है। जो लोग प्रेम की तपस्या से भागते रहे, घर परिवार छोड़कर, उन्होंने कृत्रिम तपस्याएं ईजाद करी, आर्टिफिशियल। और मनुष्यता के इतिहास में अगर दृष्टिपात करके देखें तो उंगलियों पे गिनने वाले नाम भी हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो भाग कर गए थे लोग, जो ऐसे कृत्रिम तपस्याओं में लीन हुए थे, वो कहाँ पहुंचे थे, किस ऊंचाई पे पहुंचे थे, उनके जीवन में क्या रूपांतरण आया था, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हम नाम गिन लेंगे कि ये बड़े प्रसिद्ध संत थे, ये बड़े महान थे, लेकिन अगर उनके जीवन को और एक्सप्लोर करेंगे तो वही रूखा सूखा खाली खोखला जीवन हमको दिखाई देगा। प्रेम का विषय देखा जाए अतिशय स्वतंत्रता की मांग करता है, अल्टीमेट फ्रीडम की। बात करने के लिए भी अतिशय स्वतंत्रता की मांग करता है, अल्टीमेट फ्रीडम की, और व्यवहार में आने के लिए भी वो अल्टीमेट फ्रीडम की मांग करता है। अतिशय स्वतंत्रता की मांग करता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा बचा रह जाएगा तो कभी इसका एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन नहीं होगा। अब हम लोग जब एक्सप्लोर करेंगे, बात करेंगे, तो इनमें हम इसी अल्टीमेट फ्रीडम वर्ड को याद रखेंगे, शब्द को, अतिशय स्वतंत्रता को। कहीं कोई सीमा रेखा नहीं होती, नंबर एक चीज ये। और हम उससे समझते क्या है, पहले तो हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगे कि जब हम प्रेम, डिवाइन रोमांस शब्द क्वाइन कर देते हैं, तो पहले हमको खुद अपने अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम इससे क्या समझते हैं। हमारा रेफरेंस पॉइंट, हमारा जो प्रस्थान बिंदु है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने मायने हो सकते हैं। अपने अपने मायने अगर नहीं है तो हम कहीं के कहीं निकल जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर समाज में इतना प्रेम होता तो समाज में इतनी हिंसा, इतना सप्रेशन, इतनी चीजें नहीं होती। और एक सर्वोपरि बात मैं कहूँगा, अगर सचमुच में प्रेम होता है इस समाज में, हम लोगों के जीवन में, तो एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा नहीं होता, और एक भी तथाकथित धर्मगुरु नहीं होता। हमको उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, होते स्पिरिचुअल लोग, होते लीडर्स भी होते, लेकिन वो किसी टिपिकल धर्मगुरु के फॉर्मेट वाले नहीं होते। वो लोग, कुछ होता उनका अलग अंदाज, अलग चीजें, शायद मेरे जैसा होता, या कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। तो इस विषय को हमें समझने के लिए बहुत अपने मानसिक जो जंजीरें हैं, चेन्स हैं, उनको हटाना पड़ेगा, और फिलोसॉफिकल नहीं होंगे ज्यादा हम लोग। जैसे कि अगर किसी से हम पूछें तो हम अपने दिल से झांक कर उस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, ना कि किसी दार्शनिक प्रश्न, दार्शनिक अंदाज में हम उसको ले आएंगे कि ऐसा ऐसा है, प्रेम के बारे में ऐसा कहा गया, ये ऐसा कहा गया। डिवाइन रोमांस जब शब्द हम उपयोग करते हैं तो ये एक और बेहतरीन शब्द बन जाता है। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों को ध्यान होगा, तो इस शब्द का मैंने ओरिजिनल उपयोग नहीं किया है। इस शब्द का ओरिजिनल उपयोग पहले परमहंस योगानंद जी ने किया था। वो भी मेरे बड़े प्रिय संतों में से हैं। परमहंस योगानंद जी की एक पुस्तक ही इस टाइटल से है, डिवाइन रोमांस। तो इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया था। डिवाइन रोमांस शब्द को अगर हम थोड़ा आधुनिक भाषा में हम ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा स्पिरिचुअल फ्लर्ट। अब फ्लर्ट या फ्लर्टिंग शब्द अगर हम उपयोग करेंगे तो कई लोगों को लगेगा
फ्लर्ट का हिंदी वर्ड ढूंढ के मुझे बताइएगा, उसका मुझे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। तो फ्लर्ट से लोगों को बड़ा सुपरफिशियल आइडिया होता है, लेकिन एक्चुअल व्हाट इज फ्लर्टिंग ये हमको देखना पड़ेगा। ये फ्लर्ट है क्या, रोमांस भी क्या है। फ्लर्ट एक ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं, उसको समझिए, डेफिनेशन हिंदी वर्ड आ जाएगा, अभी पता चल जाएगा तो बताएंगे उसका। कुछ होगा बड़ा सुंदर सा हालांकि, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं है। कि जब हम जुड़ते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के जीवन से सरोकार रखते हैं, और हमें कोई भी छीना झपटी नहीं होती, कोई बहुत लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी हम सब कुछ लेते देते हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं है, कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, उसको हम फ्लर्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जो नेचर है वो पूरे स्पिरिचुअल फ्लर्ट पे ही बेस्ड। आसमान में चंद्रमा है तो समंदर से उसका एक फ्लर्ट। ऐसे उनका आपस में कोई लेना देना नहीं, एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है कि उसको समंदर में उतर के डुबकी लगा लेनी है, समंदर को चढ़ के उसके यहाँ अपना चंद्रयान उतार देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आसमान में आता है, एक कशिश पैदा होती है दोनों में, लहरें ऊपर उठती हैं, एक बड़ा ही खूबसूरत सा वातावरण बनता है और सब कुछ बदल जाता है। जब भी कहीं पर डीपर साइड ऑफ स्पिरिचुअल फ्लर्ट होता है तो दो स्थितियां या दो लोग ही नहीं बदलते, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। तो इसीलिए जब अगर हम देखें ये मून और ओशन, समंदर और चंद्रमा का जब फ्लर्ट होता है, रोमांस, तो सब कुछ बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है। ऐसे ही सूरज की किरणें, खिलती हुई कलियां, कोपलें, इन सब का अपना एक फ्लर्ट है। वो रेज आई, उन्होंने उसको टच किया, उसने खिलना शुरू कर दिया। खिलने के बाद वो सन रेज क्लेम करने के लिए नहीं बैठती कि देखो हमने तुमको छुआ था इसलिए तुम खिले थे, इसलिए तुम पर हमारा कोई क्लेम है। और खिला हुआ फूल भी उन पर कोई वो नहीं पकड़ बनाता कि अब तुम दोबारा कब आओगी, तुमने मुझे छुआ था तो मैं खिली थी, उनका भी कोई क्लेम नहीं। फ्लर्ट स्पिरिचुअल। तो फ्लर्ट वर्ड को हम लोग, इसमें कई वर्ड्स के अलग डायमेंशन देखने की कोशिश करेंगे। अभी समस्या क्या हो गई है, हमने तो बड़े शब्दों को भी छोटा बना लिया है। जैसे प्रेम बड़ा शब्द है, भक्ति बड़ा शब्द है, हमने इसलिए थोड़ा छोटा उसको किया, रोमांस। तो रोमांस लोगों को लगता है, बल्कि मुझे कई लोग कहने भी लगे इस बात को कि रोमांस टाइटल आपने किया। रोमांस से तो थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई दो लोगों के बीच रोमांस। हाँ वही है ना, रोमांस दो लोग या पूरी कायनात उसके बीच में। और अल्टीमेट फ्लर्ट अगर रिलेशनशिप में हम देखें, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, वो होता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ और बच्चे के बीच, मदर और चाइल्ड के बीच, वो अल्टीमेट फ्लर्ट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कोई लेना देना बहुत खास नहीं है, खेल चलता रहता है, प्ले चलता रहता है, मनाना, रूठना, भागना, चलना सब चल रहा है, और बातें नहीं भी मानी जा रही, मानी जा रही हैं, सब चल रहा है वहां पर। और जो बॉन्ड है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसमें पता है कि यही उद्देश्य है और यही होना है, लेकिन फिर भी खिलवाड़ बहुत है। फ्लर्टेशन में क्या होता है ना कि हम लोग कुछ एडेड चीजें डालते हैं। एडेड चीजें क्या है कि कुछ प्ले आएगा, कुछ क्रिएटिविटी आएगी, कुछ चीजें आएंगी। आप कल्पना करिए अगर मदर चाइल्ड के बीच वो स्पिरिचुअल फ्लर्ट ना हो तो सारी क्रिएटिविटी बंद हो जाए। मैक्सिमम क्रिएटिविटी की जो जननी है वो वही स्पिरिचुअल फ्लर्ट है, मदर चाइल्ड के बीच। बच्चा का मैं नहीं खाऊंगा, भूख लगी है उसको नहीं खाऊंगा, तो माँ को सोचना पड़ता है उसको कैसे खिलाए, क्या चीज बनाए, ऐसी बनाए या वैसी बनाए। क्रिएटिविटी फूड में स्टार्ट हो गई कि अब नई नई चीजें बनने लग गई।
तो आप सोचिए जो इतनी डिशेज हम लोगों ने आविष्कार कर ली, अगर वहां कोई ये जो फ्लर्ट का रेफरेंस पॉइंट ना होता तो कोई क्रिएट नहीं करता। नॉर्मल बात थी, सबको पता था। तो आजकल तो और भी हम लोग अलर्ट हैं, पहले भी लोग अलर्ट थे कि नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट जो बच्चे को चाहिए। तो अगर बिल्कुल भी बच्चा बिल्कुल संत होता, आदि शंकराचार्य हो जाता, पैदाइशी बिल्कुल पद्मासन लगा के बैठ जाता, तो उसको सीधा सीधा एक कटोरी घी दे दिया जाता, थोड़ा पनीर काट के टुकड़ा पकड़ा दिया गया, भाई ये तुम प्रोटीन खा लो, ये घी पी लो, फैट पी लो, और बोलो मोटी मोटी चीजें हम दे देते हो, खा लेता, बात खत्म, झंझट खत्म, लगता कोई मसला ही नहीं है, और हेल्दी चीजें पूरी है। अब ग्रीन वेजिटेबल खिलानी है आपको, कितनी जुगत भिड़ानी पड़ेगी आपको कि अब कैसे क्या करें, इसको ग्रीन वेजिटेबल की पकौड़ी बना दें या इसका कुछ और बना दें। और अगर बच्चा बिल्कुल संत होता, आप काट के रख देते, पालक को अपना चबा के खा के खत्म। कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, सब जंगल होते, ऐसे ही फल फूल होते, जंगल में जाके लोग अपना ग्रीन वेजिटेबल खा लेते, पेड़ से तोड़ के फल खा लेते सब। लेकिन चूंकि वो जो इनिशियल फ्लर्ट स्टार्ट हुआ, किसी भी एनिमल के पास रोमांस नहीं है, फ्लर्ट नहीं, ये ध्यान रखिए, लव नहीं है। जो लोग कहते हैं प्राणियों में सब में प्रेम है, नहीं, प्रेम केवल मनुष्य के बीच पैदा होता है। प्राणियों के बीच जो है वो उनका केवल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, वो केवल एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है जो डिजाइंड है, जिसका एक परफेक्ट डिजाइन है, और वो अपने डिजाइन से बाहर कभी नहीं जाते। और मनुष्य के बीच प्रेम इसलिए है, केवल मनुष्य के बीच में है, कि वो डिजाइन को हमेशा तोड़ता रहता है, वो किसी डिजाइन को नहीं मानता, तो हर बार नए डिजाइन टूटते हैं, इसीलिए नई नई लव स्टोरीज बनती हैं। दो लोगों के बीच की लव स्टोरी कभी एक जैसी नहीं होती, कभी एक जैसे अप एंड डाउन नहीं होते, कभी एक जैसे प्लेजर नहीं होते, और कभी एक जैसे सेटबैक्स नहीं होते, कुछ भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन अगर आप एनिमल वर्ल्ड में देखिए, प्राणी जगत में जो लोग कहते हैं, सब डिफाइंड है, ऐसा ही होगा, बच्चा ऐसे पैदा होगा, ऐसे ही दूध पिएगा, ऐसे खाना खाएगा, ऐसे डिपार्ट हो जाएगा। चूंकि हम लोगों ने अपने डीपर साइड को देखना बंद कर दिया, तो इसी लोगों को जानवरों में बहुत प्रेम दिखाई देता है। मैंने बहुत गौर से देखा, मुझे जानवर बिल्कुल मशीन जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल वो मैकेनिकल है, मशीन है। इंसान भी मशीन है, लेकिन वो मशीन से ज्यादा कुछ पैदा कर देता है, मशीन से ज्यादा पैदा कर देता है, वही उसको मनुष्य बनाता है। और वहीं पर प्रेम, और प्रेम पैदा हुआ तो ध्यान भी पैदा हुआ। अब यहां पर वही चीज गड़बड़ हुई कि हमने प्रेम और ध्यान को समाज में अलग कर लिया अनजाने में। और कब कर लिया, क्या दुर्घटना रही, कभी सोच के देखिए। जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में होंगे या अपने मान लीजिए प्रेमपूर्ण जीवन में ही है, रोमांटिक जीवन में, तो उन लोगों को समाज भी बताता है और उन लोगों को खुद भी लगता है मुझे ध्यान से क्या मतलब है, ध्यान से तो मेरा कोई लेना ही देना नहीं। लेकिन अगर ध्यान नहीं है तो प्रेम भी नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं होगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। इसको ऐसे देखेंगे कि प्रेम एक कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हमेशा रहेगा। दो चीजें क्या होंगी, जैसे हम जब शरीर में आए तो क्या दो चीजें आई, मटेरियल और कॉन्शियसनेस। मटेरियल जो आया वो स्पेस क्रिएट करता है, वो स्पेस को पैदा करता है कि एक जगह क्रिएट हुई उससे। कॉन्शियसनेस एक समय है, टाइम है, उसका एक्सपेंशन है बहुत बड़ा। जैसे तीर्थंकर महावीर ने इसीलिए बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी उपयोग की थी, वो कितनी साइंटिफिक थी देखिए। उतने हजारों साल पहले उन्होंने कहा था कि आत्मा समय है, जो आत्मा है वो समय है। इसीलिए उन्होंने अपने ध्यान का नाम भी सामायिक दिया था। सामायिक
में जाना है, यानी कि समय में प्रवेश करना है। तो दो चीजें हो गई, टाइम एंड स्पेस, स्थान और समय, पदार्थ और चैतन्य, मटेरियल और कॉन्शियसनेस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बनते हैं। तो अब हमेशा दो चीजें ही कंबाइंड होंगी, जब भी दो चीजें कंबाइंड होंगी तो तीसरी चीज बन जाएगी, और अगर वो तीसरी चीज नहीं बनती है तो इसका मतलब दो चीजें कंबाइंड नहीं हो। दो लोगों के बीच में प्रेम घटे और तीसरा व्यक्ति ना पैदा हो जाए तो इसका मतलब प्रेम नहीं हुआ। हम रह जाए, दूसरा दूसरा रह जाए, हम प्रेम की मांग करें, वो प्रेम की मांग करे, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ, तीसरा हम पैदा करते हैं, लेकिन तो वो रिप्रोडक्शन के तौर से पैदा करते हैं। तीसरा आमतौर से लोगों को लगता है कि अच्छा एक स्त्री पुरुष मिल जाएंगे तो एक बच्चा पैदा हो जाएगा। नो, वो एक बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन है तीसरा, लेकिन एक तीसरी एंटिटी, एक तीसरा व्यक्तित्व पैदा हो ना, वो खत्म हो गया व्यक्तित्व। जैसे हम चाय बनाने गए तो अच्छी चाय का मतलब क्या, वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव ही तो है, प्रेम का ही तो अभिव्यक्ति है। हमने उसमें इलायची डाली, अदरक डाली, चीनी डाली, चाय की पत्ती, जो भी दूध वगैरह वगैरह, और सबने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी। उसमें किसी की अपनी पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नहीं रह गई, तो जो चीज निकल के आई उसको हमने कहा चाय। या हमने कोई और डिश बनाई तो जो इंग्रेडिएंट्स डाले वो इंग्रेडिएंट्स उसमें अलग से नहीं दिखाई देते, इंग्रेडिएंट्स उसमें डिजॉल्व हो गए, इंग्रेडिएंट्स अब उसमें कहीं ऊपर से नहीं दिख रहे हैं, वो कंबाइंड एक सामूहिक संयोगिक प्रभाव के तौर से चीज है। तो हर चीज एक कंबाइंड इफेक्ट की तरह से है, सब तार एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं। तो जब हम इस फिनोमिना को समझना चाहते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम इंडिविजुअलिटी से इंडिविजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो व्यक्तित्व है उससे हम एक अविभाजित सत्ता की तरफ जा रहे हैं। हम व्यक्तित्व को लेकर चल रहे हैं और हमको व्यक्तित्व से पार जाना है। इनिशियल प्रेम की हैपनिंग दो लोगों के बीच हो तब भी यही होती है। एक्चुअल में हम किसी के प्रेम में गए तो उतनी देर के लिए हम डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं और हम प्रेम की मांग करते हैं तब हम होते हैं और प्रेम की मांग होती, दो चीजें हो जाती और वो टकरा जाती। इसीलिए जो बहुत ही उदात्त प्रेम की घटनाएं भी हुई, बहुत ट्रांसेंडेंटल लव भी हुए, उसमें जो व्यक्ति है वो खत्म हो जाता है, और इसीलिए लोग डरते भी हैं। उनको लगता है कि हम खत्म ही हो जाएंगे तो मतलब क्या रह जाएगा। अब यहां पर ध्यान कैसे जुड़ता है, लोगों ने यहां पर भी डिवीजन पैदा कर लिया कि ध्यान हम कोई अलग एक्टिविटी करेंगे और प्रेम कोई अलग एक्टिविटी करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी एक प्रोग्राम हम लोग इस तरह का अपने शेड्यूल में रखते हैं, जब हम इस सबको भी समझें। ध्यान को तो हम लोग समझ ही रहे हैं, प्रेम को भी समझें। जब हम अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह खोने के लिए तैयार हो चुके होते हैं तो इस घटना को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक डायरेक्शन जब अंतर्मुखी होगा ये, तब हम उसको ध्यान कह देंगे, और दूसरा जैसे ये बहिर्मुखी होगा, यानी कि बहिर्मुखी होगा, बाहर की तरफ आएगा तो जुड़ेगा लोगों से, तो उसी को हम प्रेम कह देंगे। यानी कि व्यक्तित्व जहां पर डिसअपियर हो गया, जहां पर हमारी पर्सनैलिटी विलीन हो गई, वहां पर दो दिशाएं खुलेंगी, हमेशा दो दिशाएं खुलेंगी, दो चीजें हमेशा रहेंगी। तो भीतर की तरफ जब हम अपने महसूस करेंगे तो वो ध्यान है। इसीलिए ध्यान किसी व्यक्ति को नहीं होता। मैंने हमेशा इस बात को बोला, हमेशा मैंने कहा कि वो इम्पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। ध्यान ABCD किसी व्यक्ति को नहीं होता, क्योंकि मैं ध्यान में था, मुझे ध्यान हुआ, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान में। ये कौन है? ये कहीं कुछ है नहीं बीच में, ये हमारा क्रिएशन है, फॉर्मेशन है। तो हम अंदर के उस डायमेंशन पर खड़े होकर इस सारे क्रिएशन को बस देख पाते हैं कि ये एक काम चलाओ, जिसको मैं फंक्शनल रियलिटी, फंक्शनल आइडेंटिटी बोलता हूँ। ये केवल काम चलाओ एंटिटी है, फंक्शनल।
इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। और बाहर की तरफ जब गए तब वो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय अंतर संबंधों की तमाम धाराएं बनेंगी। तो वहां पर भी जब हम खड़े होकर देखेंगे तो हमको दिखेगा कि एक अंतर संबंध तो घट रहा है, लेकिन अंतर संबंधित व्यक्तित्व तो नहीं है, वो इंडिविजुअलिटी नहीं है। रियल सेंस में प्रेम तभी होता है, और ये हम लोग स्वयं जानते हैं। लेकिन अभी क्या इतना भय हमारे अंदर पड़ गया है हर चीज में, और उस भय के कारण हम प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम में होना नहीं चाहते। करने के लिए एक डूअर चाहिए, एक कर्ता हमेशा चाहिए जो बना रहे, और प्रेम में होने के लिए उस डूअर को डिसअपियर होना पड़ता है, उसको नॉन डूअर में आना पड़ता है। बस हम हैं, एक अंतर संबंध की धारा बह रही है, कौन क्या, कौन छोटा कौन बड़ा। फिर आप मदर चाइल्ड के फ्लर्टेशन की तरफ लौट के देखें, उस समय एक कितनी भी पढ़ी लिखी माँ, मैच्योर, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, वो भी बच्चे जैसी ही हो जाती है, और बच्चा तो बच्चा ही है। दोनों का व्यक्तित्व तो गड्ढमड्ढ हो जाता है, खो जाता है। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस दिन कोई माँ भी अपने पूरे ऐसे आइडेंटिटी को खोकर अपने बचपन में लौटकर बच्चे से व्यवहार करे, तो उसको उस बच्चे के अंदर भी एक परफेक्टली मैच्योर, एक समझदार जो बिंदु है वो दिखाई देगा। उसको लगेगा ये बिल्कुल चाइल्ड है, लेकिन चाइल्डिश नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल बचपन में इसके अंदर भी बड़ी प्रज्ञा है, अपनी तरह की प्रज्ञा है। लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हम अपने व्यक्तित्व को नहीं खो पाते। तो बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत अल्टीमेट डायमेंशन है, हम लोग बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। संबंध होता है एक कैद, हमने संबंध को डिफाइन कर दिया, और इसलिए मैं इस शब्द को प्रेफर करता हूं या इसकी बात करना चाह रहा हूं कि जितने भी फिनोमेना आप देखेंगे उसके सिवा और संबंध क्या हो सकता है। यानी कि संबंध का गहरे से गहरा रूप तो वही है, लेकिन उसका कोई मानवीय निर्माण नहीं है। संबंध का कोई जैसे ह्यूमन क्रिएशन है। इसीलिए अगर हम देखें प्रेम और शादी, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं, एक्चुअली कोई रिश्ता नहीं। ये रेडिकल बात नहीं है। शादी व्यवस्था है, प्रेम एक घटना है। तो अगर दो लोगों के विवाह हुआ और प्रेम हो जरूरी नहीं, और प्रेम हो विवाह हो ये भी जरूरी नहीं। सहज को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। बहुत तेज सिरी लाया उसने। और एक्चुअल में इसका मैन वुमेन से भी उतना रिश्ता नहीं है कि हम जब प्रेम शब्द की बात करें तो हमेशा स्त्री और पुरुष को ही बीच में लाएं। वो डुअलिटी या द्वैत के एक्सप्रेशन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट पोल या पोलर अपोजिट या ध्रुवीय विपरीतताओं की तरह हमारे सामने हैं, सुंदर है, लेकिन वो एकमात्र नहीं है जिसको हम उस दायरे में रखें। समाज को हमने क्यों ऐसा जटिल और क्रिपल्ड बना दिया है, पंगु बना दिया है कि जब भी हम कहें प्रेम तो लोगों को हमेशा स्त्री और पुरुष, और अगर आज हम ये बात हटा दें स्त्री पुरुष तो समाज उसको थोड़ा और आगे लेके चला गया है। वो और विकृति की तरफ ले गया है कि जब कहे कि अच्छा नहीं, स्त्री पुरुष के बीच नहीं, पुरुष पुरुष के बीच प्रेम हो सकता है, स्त्री स्त्री के बीच। लेकिन वो डायमेंशन उसका बड़ा फिजिकल और बड़ा ही लोकल बनाते हैं। अब दो डायमेंशन है, लोकल और नॉन लोकल। हम लोग जितनी भी बात यहाँ पर करेंगे समझिए वो लोकल से नॉन लोकल, यानी कि जो सीमित है उससे असीम की तरफ। हम एक चीज को लोकल फॉर्म में देखते हैं और एक को नॉन लोकल। लोकल नॉन लोकल थोड़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। और जैसे हम लोग कहते हैं भी दो लोगों के बीच प्रेम है, तो दो लोगों के बीच प्रेम जब हम कहते हैं तो हम इतना उसको लोकलाइज्ड कर देते हैं, जैसे लगता है कि ये एक लोकलाइज्ड फिनोमेना है। नहीं, जब भी दो लोगों के बीच भी होगा वो नॉन लोकल हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे अगर मान लीजिए
कोई रासायनिक संरचना ही बन रही है, केमिकल स्ट्रक्चर ही बन रहा है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिल रहे हैं, जैसे ही वो पानी बनेंगे उन्होंने अपना अपना गुणधर्म खो दिया, वो नॉन लोकल हो गए। वो अब सीमित नहीं रह गए कि कहीं एक ही जगह वो टिक के रहे। बादल पानी से भरे थे, जमीन प्यासी थी, दोनों का आपस में का अंतर संबंध डेवलप हुआ, विकसित हुआ और वो बरस गए। जैसे ही बादल बरसा वो नॉन लोकल हो गया। जब तक उसमें पानी है वो लोकलाइज्ड है, वो लोकल है, स्थानिक है, सीमित है, उसी में है। धरती जब प्यासी है तो धरती भी सीमित है, लोकलाइज्ड है। यहाँ की धरती प्यासी है, सूखी है, तो यही धरती सूखी है। वो टुकड़ा हो सकता है उतना सूखा ना हो, अगला बगल का टुकड़ा, लेकिन जब बारिश होगी तो ये नहीं देखेगी कि वो सूखा ये गीला है, वो बरस गई, वो नॉन लोकल हो गई। तो बारिश भी नॉन लोकल है। इसीलिए रियल सेंस में दो लोगों के बीच प्रेम रेयरली घटता है। जैसे उनके बीच घटेगा, उनके आसपास का पूरा परिवेश, वातावरण उनके प्रकाश से, उनकी प्रेजेंस से महक उठेगा, प्रकाशित हो उठेगा। लेकिन अक्सर देखने में क्या आता है, जब दो लोगों का लगेगा कि वो कहेंगे इनका आपस में प्रेम है, तो इतना लोकलाइज्ड होगा कि वो दूसरे लोगों को हार्म करने लगेगा, वो दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने लगेगा, दूसरे लोगों को काटने लगेगा, छांटने लगेगा, क्योंकि वो स्वार्थ पर खड़ा होगा, कुछ पाने पर खड़ा होगा, कुछ लेने पर खड़ा होगा। और वहां पर कोई भी व्यक्तित्व पिघला नहीं होगा, कोई व्यक्तित्व पिघला नहीं, व्यक्तित्व उतना ही सॉलिड होगा। हिसाब किताब भी चल रहा होगा, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो ये लोग क्या है ना, ये थोड़े हथियार में बदल जाते हैं, वेपन में बदल जाते हैं। इसीलिए प्रेम में गया हुआ व्यक्ति सबसे डेडली वेपन होता है। मर सकता है, मार सकता है। कोई किसी विचारधारा के प्रेम में चला जाए, बस फिदायीन बनने में उसको देर नहीं लगती, क्योंकि इस विचारधारा के प्रेम में है वो बम बांध के कूद सकता है। लेकिन कोई सचमुच में प्रेम में होगा तो चूंकि उसका व्यक्तित्व नहीं रहा होगा, तो सबके लिए बड़ा ही सुलभ और एक रास्ता खोलने वाला हो जाएगा व्यक्ति। अगर एक हम बुद्ध को ही, गुरु को ही देख लें, तो उसके प्रेम को हम इसीलिए इतना महत्व देते हैं कि वो नॉन लोकल हो गया है। अगर वो हमारी तरह मुखातिब है तो 100% मुखातिब है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे रिश्ता कम है, 100% है। लेकिन फिर आप ये नहीं कह सकते कि उससे रिश्ता कम है, वो उससे भी 100% है। तो हम लोग लेकिन ऐसे क्यों नहीं हो पाते? हम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास अपने व्यक्तित्व को पकड़े रखने की बहुत जद्दोजहद है, और व्यक्तित्व को पकड़े रखने की जद्दोजहद इतनी ज्यादा है कि कभी वो चीज रियलाइज ही नहीं होती। अगर वो नमक जहां कहीं पड़ा, समंदर में पड़ा, आंसू में घुला, किसी डिश में पड़ा, अगर वो घुला नहीं तो बहुत खतरनाक है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। आंसू भी नमकीन है, समंदर का पानी भी नमकीन है, और वही नमक आप किसी डिश में डालते हैं तो वो स्वादिष्ट हो जाती। लेकिन तब वो नमक लोकलाइज्ड नहीं है, वो घुल गया है, उसकी अपनी आइडेंटिटी वहां पर जा चुकी है, उसकी अपनी पहचान जा चुकी है। तो जब वो उसकी पहचान चली गई है तो वो अमर हो गया। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐसी नमकीन डिश ही खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, तो उसकी जो स्वाद की स्थिति है वो उस नमक से ही बनी है, लेकिन वो नमक कहीं एक जगह नहीं है। अगर वो एक जगह हो तो सब बेकार है, फिर कुछ नहीं बनेगा। तो उसमें से नमक हम ढूंढ नहीं सकते। हम कहेंगे इसमें से हम नमक कहाँ ढूंढें? जैसे मीरा और कृष्ण की जब बात होती है तो हम लोग क्या ना, हम लोग इतनी स्टूपिड बातों की तरफ चले जाते हैं, जो भक्त टाइप के लोग होते हैं। प्रेम का अंतिम परिणाम भक्ति ही है। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति घंटी बजाना, अगरबत्ती दिखाना, ये सब भक्ति थोड़ा ही है। भक्ति कोई स्टूपिड चीज थोड़ा ही है। भक्ति तो प्रेम की एक
पराकाष्ठा पे पहुंचना है। तो पोएटिकली देखिए क्या कहा गया कि मीरा मरी नहीं, कृष्ण में खो गई, कृष्ण की मूर्ति में खो गई। तो लोग सचमुच में समझते हैं कि मीरा बैठी होंगी और उठी होंगी, और या जैसे वीएफएक्स की तरह से डिजॉल्व हुई होंगी और एक बीम जाके उनकी मूर्ति में खो गई होगी। जबकि यहां पर हम देखें कि ये नमक वाला ही उदाहरण है, वो नमक की तरह खो गई, वो स्वाद बच गया लेकिन वो कहीं नहीं, स्वाद है तो लड़ाई नहीं है। यानी कि उसके जब तक वो नहीं खोई है तब तक उसका व्यक्तित्व है, वो कहेंगे मैं हूं, यानी कि मीरा है। और जब वो नहीं है तो कोई लड़ाई नहीं, कोई जिसकी कोई लड़ाई नहीं वो मरेगा भी कहां, जिसकी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रही वो मरेगा भी कहां, वो अमर हो गया। जहर पिए या वो कुछ भी करे, अब जो घटना है कि जहर का प्याला पिया, उमर हो सकता है मरी गई हूं जहर का प्याला पी के, लेकिन जो उनके आसपास के लोग रहे हों उन्होंने हो सकता है देखा हो कि जहर पीते समय भी वो इतनी शांत, इतनी तरल, इतनी डिवाइन उसमें थी कि लोग यही कहेंगे कि वो कृष्ण में खो गई थी। वो तो थी ही नहीं। कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा, तो वो नहीं मरी। ये जो खो जाना है ये इंपॉर्टेंट है, ये हम सब लोग बचा के चलते हैं। तो एक तो इन सब परतों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और ध्यान के प्रयोग जो हम लोग रखेंगे वो थोड़े विजुअलाइजेशन भी रखेंगे, थोड़े फील बेस्ड ज्यादा रहेगा। फील यानी कि आप अपने फीलिंग के कपाट खोल के रखिए, और कम फीलिंग तो हम लोगों का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और हम लोगों ने फील करना कम कर दिया है एक्चुअली। देखा जाए अब जितना ज्यादा हम लोगों का एडवांसमेंट हो गया है, या हम लोग जितने ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, उतने ही ज्यादा हम कम फील करने वाले हो गए। और मैंने देखा है जब इंसान और इंसान के बीच प्रेम कम हो जाता है तो उनका पशु प्रेम बहुत जाग जाता है। जो लोग पानी बहुत छान के पीते हैं वो खून बिना छान के पी जाते हैं। तो जितना पशुओं के प्रति अगाध प्रेम लोगों को दिखाई दे रहा हो, समझना चाहिए कि इसका इंसान से प्रेम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो वेल डिफाइंड है, कंट्रोल्ड है, रेबल नहीं करता, तो उसके प्रेम में हम हो सकते हैं। आपका कुत्ता, आपकी चिड़िया, आपका कबूतर, वो तो वही रहना है, आपका खरगोश वही रहना है, वो कोई रेबल नहीं करने वाला है, अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं देने वाला है, रोज जहां था वहीं मिलेगा, उससे कहीं इतर अलग नहीं होने वाला है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग भी जब अपने लव्ड वंस के बीच में होते हैं तो हम भी उनको ऐसा ही कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, हमको रोज वो वहीं मिले जहां था। और अगर कल्पना करिए रोज वो कहीं और का मतलब किसी दूसरे के घर में नहीं, कहीं और का मतलब समझिए, मतलब वो नहीं है। अब कल आप मिले थे, वो एक पर्सनैलिटी था, और जब आप उससे दूसरे दिन इंटरेक्ट करने उसके साथ बैठे तो आपने देखा तो बदला हुआ व्यक्ति है, ये वो नहीं है, इसके अंदर कुछ बदल चुका है। और आपको देखने की आंख भी है, वो क्षमता भी है कि आप देख सके कुछ बदल गया है, और वो सचमुच में बदल गया है। तो वहां पर भी आप अगर उतनी ही सहजता से अंतर संबंधित हो पाते तो ये सचमुच में प्रेम। तो इवॉल्व होना चाहिए, लगातार बदलना चाहिए, बहना चाहिए। और जितना हम बहेंगे तो फिर हम इतना ये सब पशुओं की चिंता नहीं करेंगे, हम उनके प्रति सेंसिटिव होंगे, हम बहुत सेंसिटिव होंगे। लेकिन जो लोग सोकाल्ड प्यार दिखा रहे हैं तो वो हम शायद नहीं दिखा रहे होंगे। देखिए, तमाम जो बुद्धाज हुए उनके बारे में अगर पीछे इतिहास में लौट के देखें तो उनके डिस्क्रिप्शन में ऐसी बातें भी मिलेंगी। पशु तो पशु, वो किसी इंसान के प्रति भी कुछ अतिशय भावनात्मक चीज दिखाते हुए नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रेम नहीं कर रहे हैं या प्रेम में नहीं है। वो अप्रेम की इतनी उदात्त हायर सब्लिमेटेड स्टेज में है कि वो अलगाव नहीं है। तो जब अलगाव नहीं है तो उनके मूवमेंट से ही चीजें हो रही होंगी।
वो हमको पता ही तब चलेगा जब वो चीजें हो जाएंगी। अब आपके जीवन में मान लीजिए कोई समस्या है, आप बैठे हैं और हमने आपसे पूछा ही नहीं समस्या के बारे में, आपको लगेगा बताइए, अब कोई प्रेम करने वाला होता हमारा कितनी रोना गाना कहानी सुनता। लेकिन हो सकता है कि समाधान घटने लग जाए बिना सुने हुए ही, बिना कहानी सुने ही कहानी सुलझने लग जाए, तो वो ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारा शरीर ऑटोमेटिक अपनी हीलिंग करता है, अगर शरीर में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बुलौआ नहीं भेजता, पूछता नहीं कि अब ठीक कर दें, ठीक ही कर दें। ठीक ही होना मतलब ठीक होना ही है, कर दें क्या। हमारे उंगली में प्रॉब्लम थी तो उंगली ब्रेन को नहीं कहती कि को रिलीज करो केमिकल वेमिकल, कुछ क्या करते हो आप, कुछ सुना था वो सब चीजें कर देते हैं आप। तो प्रॉब्लम हुई तो वो ऑटोमेटिक रिलीज सब स्टार्ट है, उसको उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक यूनिटी है। तो हम लोग भी एक डिफरेंट ऑर्गेनिक यूनिटी में रहते हैं। तो लव मीन्स एक अलाइव यूनिफाइड ऑर्गेनिक यूनिटी, कि आपके बिना कहे ही चीजें एक्टिव हो रही होती है। इसीलिए प्रेम को मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रेम एक्शन में होता है, बातों में नहीं होता। लव इज ऑलवेज इन एक्शन। अगर हमें लोगों का प्रेम भी देखना है तो वो क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी है, वो क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता। वो आपको रोज एक प्रेम गीत सुनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या लविंग एक्शन करते हैं, क्या वो आपके बदलाव के साथ कोऑपरेट करते हैं, क्या वो आपके डीपर साइड, आपके गहरे तलों को समझने की क्षमता रखते हैं, इस सब पे निर्भर करता है। हम लोग चूंकि ये नहीं देखना चाहते इतनी अलाइव चीज, तो हम चीजों को बिल्कुल एक डेड फॉर्मेट बना देते हैं कि ये फॉर्मेट है, यही चलना चाहिए। घर परिवार हम लोग इसीलिए बसाते हैं क्योंकि हम एक रोल डिफाइन कर दें, एक टैग लगा दें और टैग के साथ हम ये कह दें कि यही व्यवहार है, बस ठीक है, ये चल रहा है ना, रोज सबमिट हो गया आपका ये वाला बिहेवियर, तो संबंध ठीक चल रहा है। तो ये कोई जॉब तो चल नहीं रही कि रोज आपको प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है। यानी कि कुछ बदलाव, कुछ नई चीजें भी लगातार हो रही हैं और हमको उनके साथ तारतम्य बिठाना है। और वो तारतम्य बिठाना है दूसरे एंगल पे देखें, ध्यान बन जाता है, मेडिटेशन बन जाता है। यानी मेडिटेशन को लोगों ने जब ध्यान को, अब प्रेम से ध्यान को समझे, जैसे प्रेम एक बदलाव की घटना है, ध्यान सारे बदलाव के प्रति एक सामंजस्य पूर्ण स्थिरता है। हमने सब बदलावों को पूरे इक्विलिब्रियम के साथ, पूरे संतुलन के साथ देखा और उसके साथ ठहर, ये संतुलन के साथ ठहराव। तो अब यहां पर हम ध्यान के लिए जो इशारे करेंगे इन तीनों दिनों में, तो उनको समझें, एंजॉय करेंगे। देख सीरियस वीरियस नहीं होंगे इस वाले शिविर में, तो आप लोग खुश रहिएगा। योग और तंत्र में इसीलिए बहुत जानबूझकर, देखिए यहाँ के लोग बड़े कलाकार थे और बहुत ही आर्टिस्टिकली वर्क करते थे, लेकिन लोग क्या है ना, उनको अगर उनको उसमें से सर्कस निकालना है तो सर्कस भी निकाल लेंगे वो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जैसे एनर्जी सेंटर्स की बात हुई तो 7 बिंदु बताएंगे, उसमें से हार्ट सेंटर बीच में पड़ता है, यानी 3 सेंटर ऊपर 3 नीचे, इक्विलिब्रियम में है, बीच में, बिल्कुल। तो प्रेम संतुलन ही लाता है, यानी कि हार्ट सेंटर है हमारे प्रेम और शांति का सेंटर, वो संतुलन लाएगा। अभी जैसे हम एक प्रयोग करेंगे तो उसमें ये 3 चीजें समझें कि शरीर तो हमारा है ही है, शरीर के अलावा हमारे पास 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाते हैं, माइंड, हार्ट एंड बीइंग। माइंड, हार्ट और बीइंग, यानी कि माइंड और लव भी कह सकते हैं, लव और बीइंग कह सकते हैं। तो हमारे माइंड स्पेस को हमारा फोरहेड रिप्रेजेंट करता है, वहीं से हमारी बुद्धि भी, अहंकार भी, हमारे आइडेंटिफिकेशन, हमारे तादात्म्य सब आ जाते हैं। फिर हमारा हार्ट सेंटर आ जाता है। हार्ट सेंटर में हमारा जो भी करुणा,
प्रेम, शांति, ये सारी भावनाएं आ जाती हैं। और फिर होता है हमारा नेवल सेंटर, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ बीइंग, होने का केंद्र। यहाँ पर हलचल नहीं है, ये रूट जड़ है, यहाँ पर हम होते हैं। ये सबसे डीपर है, लेकिन एक्टिविटी के लिए हमको ऊपर आना पड़ता है, हार्ट सेंटर पर। यानी बीइंग जब हम कहते हैं तो बीइंग से हमारा रूटेड होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बीइंग इटसेल्फ कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती है। होना जो है, होने में अपना एक ठहराव है और अपनी पूरी गंभीरता है, उसका जो भी गहराई होनी चाहिए। लेकिन जब वो एक्सप्रेशन लेगी, यानी कोई एक्टिविटी करेगी, हमारे बीइंग से कोई भी क्रिया निकलेगी, तो उसको हमारी भावनाओं का उपयोग करना पड़ेगा। यानी पहले हमारे अंदर कोई भावना आएगी, अच्छी बुरी कोई भी, तभी तो हम कुछ करेंगे। हमें बोलने की भावना आएगी तो हम बोलेंगे, हमें चुप रहने की भावना आएगी तो हम चुप रहेंगे। तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करता है हमारा हार्ट सेंटर। भावनाओं को गति हम दे रहे हैं किसी भी चीज में। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक समझने वाली है कि हमारे जो भीतर सटल जो वाइब्रेशन है या संकल्प की स्थितियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। साइंटिफिकली समझें तो मेडिकली भी अगर देखें कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से पहले हमारे अंदर बोलने की भावना पैदा होती है, और उस भावना से फिर बोलने की इच्छा जन्म लेती है। भावना भी एक व्यापक चीज है। भावना से इच्छा पैदा ही हो जाए जरूरी नहीं है। भावना है बोलने के। इतने लोग बैठे, हमको कोई बात बोलनी है या हमें किसी से कोई बात बोलनी है, फिर उस भावना थोड़ी और कंसंट्रेट होगी, थोड़ी और क्रिस्टलाइज होगी, यानी कि ठोस होगी, तो इच्छा एक अंदर पैदा होगी कि ये हम बोलते हैं। ये भी सोचा नहीं जा रहा, ये सेकेंड्स के भी 1000वें 1,00,000वें हिस्से में ये सब प्रक्रिया घट जाती है हमारे भीतर। और उसके बाद फिर वो आता है हमारे विचार के, थॉट के प्लेन पर, वो इच्छा बोलने की। और जैसे ये सब होता है, उसके साथ जो हमारा मशीन है, मैकेनिज्म है, वो एक्टिव हो जाता है। वो वोकल कार्ड, वो सारा मैकेनिज्म जो बोलने में हमको सहयोग करेगा, वो सब एक्टिव हो जाता है और कोई आवाज निकल पाती है। इसी तरह से जब हम उंगली भी एक उठा रहे हैं तो कितना आसान है कि उंगली का उठाना, लेकिन आप देखिए जब पैरालिसिस हो जाती किसी को, डॉक्टर लोग इसको अच्छे से समझेंगे, और अब उसका मोटर रिएक्शन कम हो गया है, अब वो नहीं हो पा रहा है, फिर जब हम उसको ट्रेन करते हैं, उसकी वो शटल फिजियोथेरेपी देते हैं, तो कितने सजेशन उसको देते हैं, कितना उसको एक्सरसाइज देते हैं, तब जाके उसको लगता है कि उंगली ऐसे उठा पाना संभव हो पा रहा हो। कितना मुश्किल है उठा पाना। अभी तो हम खट से ऐसे हाथ उठाया, किसी को भी नमस्कार करना है, और फिर अगर किसी को हमें इस मुद्रा में ही ला पाना है कि वो हाथ जोड़ पाए, महीनों के परिश्रम के बाद, जहां पर उसके ब्रेन की एक्टिविटी भी उससे जुड़ पाए, उसकी मोटर एक्टिविटी जुड़ पाए, सारी एक्टिविटीज जुड़कर उस एक्शन को परफॉर्म कर पाए। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना प्रभावशाली है कि हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान क्या है कि हमारे पास, इसको हम कहते हैं धारणा की शक्ति, संकल्प, धारणा। पतंजलि इसीलिए समाधि, ध्यान और उसके ठीक नीचे धारणा को रखते हैं। धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। अगर कोई धारणा में नहीं गया, संकल्प में नहीं है, तो ध्यान में भी नहीं जा पाएगा, और फिर समाधि तो दूर की चीज है। ध्यान और समाधि में डिफरेंस क्या है? ध्यान में द्वैत बना रहेगा, डुअलिटी मेंटेन रहेगी, आप साक्षी होंगे, दृष्टा होंगे, सब चीजें जहां की तहां है होंगी। समाधि जहां पर बिल्कुल अद्वैत घट गया। अब समाधि एक देखा जाए नॉन विटनेसिंग स्टेज है, मेडिटेशन विटनेसिंग स्टेज है। तो साक्षी और असाक्षी
जब कुछ विटनेस करने के लिए है तो विटनेस अराइज होता है और उस समय ध्यान क्रिएट हो जाता है। ध्यान भी नीडेड स्टेज है, ध्यान कोई परमानेंट स्टेज नहीं है। अंतिम समाधि, समाधि इसीलिए हम लोग देखिए अपने पौराणिक आख्यानों में कहते हैं ना कि शिव समाधि में लीन थे। फिर देवता लोग गए, उन्होंने कहा कि भाई ये समस्या आ गई है, तो शिव समाधि से बाहर आए, आंखें खोली, फिर उन्होंने कुछ किया। तो आमतौर से जब हम अध्यात्म की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो हम शिव होते हैं। हम एक संतुलन समाधि असाक्षी की अवस्था में। देवता या असुर यानी हमारी इंद्रियां या हमारे इम्पल्सेज हमें कुछ क्रिएट करने के लिए कहते हैं कि तो जब इम्पल्स कुछ क्रिएट होता है तो हम उस असाक्षी से, नॉन विटनेसिंग से बाहर आते हैं, विटनेसिंग में आते हैं, साक्षी में, वो ध्यान में। तो शिव आधी आंखें खोलते हैं, खोल कर देखते हैं, आख्यान कहते हैं, यानी कि पूरे ध्यान में है। अब आधी के बाद पूरी आंख जब खुलेगी तब एक्शन स्टार्ट होगा। अब वो धारणा में बदल जाएगा, ध्यान धारणा में बदल जाएगा। संकल्प से फिर सारी चीजें संपादित होंगी, घटेंगी। तो हम अपने जीवन के संकल्पों को बहुत हल्के में लेते हैं। हर व्यक्ति के पास संकल्प और धारणा सुबह से शाम तक निगेटिव 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 ही है। तो आज हम जहां पर पहुंच गए हैं वो उसी का खेल है, हम उसको ध्यान नहीं देते। हमारा अगर प्रेम का जगत ऐसा हो गया है तो हमने प्रेम को लेकर कौन सी धारणाएं अपने अंदर बिठा ली हैं या उनको हमने कैसे अपने अंदर डाल लिया है, वो सब। तो ये एक हम लोग सटल ध्यान प्रयोग अभी करते हैं इसी धारणा संकल्प के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट 4 फंडामेंटल धारणाएं जिनको मैं समझता हूँ, शरीर को लेकर, मन को लेकर, हृदय को लेकर और बीइंग को लेकर, यानी कि माइंड, हार्ट एंड नर्वस सेंटर। ये 3 इनकॉर्पोरेट पूरी फुल बॉडी, यानी कि 4 डायमेंशन हो गए। शरीर, हमारा मन यानी विचार और विवेक और ये सब चीजें, और फिर हमारा हृदय अर्थात हमारी करुणा, प्रेम, शांति, ये वाली धारणाएं, और फिर हमारी बीइंग, होना, यानी कि जो हमारे होने का जगत है पूरा, ये 4 चीजें शामिल हैं। और इन 4 चीजों से हम दिन भर जीते हैं, लेकिन उनको हम लोग ऐसे अभ्यास में नहीं लाते। और इसी में एक चीज और हम लोग प्रयोग में लेंगे, इन सब चीजों को हम लोग प्लेफुल्ली एंजॉय करेंगे और अपने लाइफ में भी डालेंगे बाद में। एक हमारी आंख होती है, देखिए, ऐसे देखने वाली, और एक होती है हमारी दृष्टि डिफोकस्ड। हम लोग हमेशा क्या है कि फोकस्ड साइट का ही उपयोग करते हैं, और फोकस्ड साइट की वजह से ही हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। डिफोकस्ड क्या होता है कि हम देखते भी हैं किसी को और नहीं भी देखते। एक्चुअल में इसी को हम आधी आंख का बंद होना, अर्धोन्मीलित नेत्र जिसको कहते हैं, आदि शिव के जो नेत्र हैं वो डिफोकस्ड आई को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ऐसे वाले जैसे फोटो बना देते हैं ना ऐसे। लेकिन ऐसे से भी कितना घूर के लोग देख रहे होते हैं ऐसे करके। तो ये आधी आंख से देखना नहीं, आधी आंख का मतलब है आधा हमने उस फोकस को आउटवर्ड नहीं किया। हम जैसे कैमरा है, कैमरे का लेंस जब हमने खोला तो वो जो चीज है कैमरे का लेंस में, उसमें इमेज तो बनने लग गई कैमरा के लेंस में। कैमरा तो चूंकि पूरा मैकेनिकल है, उसमें तो यही फिनोमिना होना है। लेकिन हमारे पास, हमारी आई में 2 फिनोमिना है, ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और ये बिल्कुल ठहर भी सकती है। गहरे प्रेम और गहरे ध्यान में ये तीनों फिनोमिना लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, किसने कभी किया नहीं किया। एक होता है देखना और एक होता है देखते हुए ना देखना, और एक अपने भीतर देखना। जब हमने किसी को देखा तो एक है मैंने देखा और एक है मैंने देखा, और तो आपको मेरी आंख की भी कोई चोट नहीं पहुंच रही है। आपको हम देख रहे हैं लेकिन हम देख नहीं रहे एक्चुअल में, केवल लेंस खुला हुआ है, लेंस खुला। इसीलिए ये सबसे अनाक्रामक दृष्टि होती है, सबसे नॉन ऑफेंसिव इंसाइट होती है कि हम बस आंख खुली हमारी
आंख तो वैसे ही दिखेगी, लेकिन आपका डिफोकस्ड है, उसमें फोकस नहीं है, बाहर की तरफ फोकस नहीं, डिफोकस्ड। और एक है इनफोकस्ड, कि आप देख रहे हो और अंदर की तरफ जा रहे हैं, सामने तो है लेकिन आप अंदर, यानी कि जो लेंस पर रे जा रही है वो अंदर इमेज क्रिएट करे, इनवर्ड। इनफोकस्ड आई में हम क्या होता है कि बहुत अल्टीमेटली एनर्जाइज्ड होते हैं और अपने सेंटर ऑफ बीइंग से कनेक्ट होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लवर्स के बीच में ऐसी घटना घट जाती है, वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कोई भी क्षण हो सकता है, और शायद कभी अचानक गलती से या जानबूझकर तो कोई कर ही नहीं पाता है क्योंकि फिनोमिना नहीं जानते, वो इन फोकस हो जाते हैं, इनवर्ड, उनका फोकस दूसरे पे नहीं होता। और इन फोकस क्या है, एग्जिस्टेंशियल। आउट फोकस हमेशा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज पर हम हैं जब आउट फोकस। इन फोकस में इन तो कोई है ही नहीं, हमको इन तो हमें पता ही नहीं हमारा क्या है। जब हम कहते हैं इनवर्ड, इन हमको पता ही नहीं। इन फोकस हुआ नहीं कि हम एग्जिस्टेंशियल हो गए, अब हम कहीं नहीं है, हम अस्तित्वगत हो गए, एग्जिस्टेंशियल हो गए। डिफोकस का मतलब है मिडल में है, बीच में, ना बाहर है ना भीतर है, बीच में। ये भी बहुत पावरफुल और बहुत एनर्जाइज स्टेज होती है। डिफोकस्ड आई जब आप बिल्कुल बीच में है, ना बाहर है ना भीतर है, आप यकीन मानिए इस हमारी धारणा को गति देने के लिए सबसे सशक्त दृष्टि होती है, धारणा को गति देने के लिए। जैसे कि कार में भी गियर चेंज होता है, तो जो बीच की स्टेज आती है, जब गियर अभी इधर नहीं गया उधर नहीं गया, वो डिफोकस्ड स्टेज है, डिफोकस्ड। और अगर हम कोई विचार करते समय अपनी साइट को, अपनी निगाह को भीतर बाहर कहीं भी केंद्रित नहीं करते, डिफोकस्ड करते, तो हमारा विचार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। और डिफोकस्ड स्टेज में ही आप सबसे ज्यादा फील करते हैं। फीलिंग के तौर से सबसे ज्यादा वही चीज होती है। कोई भी चीज आपके सामने मेटल ही है, आप अगर इसको बहुत गौर से देख रहे हैं तो आप एक्चुअल में नहीं देख रहे हैं, और आपने बिल्कुल इन फोकस कर दिया तब भी नहीं देख रहे। लेकिन जैसे ही आप इसको डिफोकस होकर टच करेंगे, देखेंगे, तो छोटी सी चीज एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई, ये वो नहीं रही जो थी, ये कुछ बदल गई, मैजिक स्टार्ट हो गया। यहाँ पर अपने संकल्प को, अपनी धारणा को बढ़ाने के लिए इस दृष्टि का उपयोग हमेशा किया जाता रहा। और सिंबॉलिकली, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि शिव की आधी बंद आंख का तात्पर्य यही होता है। और इसीलिए हम यही कहते हैं कि जैसे ही वो आंख खोलते सारे समाधान प्रकट होते हैं। आधी आंख के बाद पूरी आंख खुलने का मतलब या सृजन होगा या संहार होगा, कुछ होगा। तो हमारे जीवन में हम लोग भी परमानेंट शिव हैं। अगर हम डिफोकस से आउट या इन की तरफ जाएंगे तो सृजन होगा या संहार, यानी जो होना होगा, बनना होगा वो बनेगा, जो मिटना होगा वो मिटेगा। ये जो भी ध्यान हम लोग लेंगे, इसमें इस डिफोकस्ड का उपयोग करेंगे। और संकल्प की ही बात है, हम कुछ संकल्प मेंटली रिपीट करेंगे और फिर उनको डिफोकस्ड उसमें फील करेंगे। किसी भी सेंटेंस या वर्ड्स का, शब्दों का मेंटल इको भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल रिपीटिशन, जैसे आप कोई चीज अपने माइंड में उसकी इको होने देते हैं तो प्रभावशाली हो जाती है। अगर हम ऐसे देखें तो हमारे माइंड में कितनी तरह की इको चल रही होती है, कितनी तरह की वॉइसेज चल रही होती है, तमाम तरह की वॉइसेज चल रही हैं। तो हम कोई कंट्रोल वॉइस भी ले सकते हैं अपनी धारणा, अपने संकल्प को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम शरीर, मन, हृदय और बीइंग, इनके लिए लेंगे। और डिफोकस्ड हमेशा फील करने के लिए उपयोग किया जाता है। चूंकि लोगों की अभी क्या है ना कि विज्ञान भी इस बात को कहता है और हम लोग अनुभव से जानते हैं, इंसान की सबसे ज्यादा जो डल हो चुकी इंद्रिय है वो उसकी टच, स्पर्श की इंद्रिय।
और सबसे पावरफुल इंद्री भी टच की ही दी है नेचर ने हमको। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी मैंने इस पे कुछ स्टडी किया था, तो मुझे अगर रिकॉल ठीक से हो रहा है कि केवल हमारी इन फिंगर्स को मूव करने के लिए हमारे ब्रेन का 12 to 15% एरिया अलॉटेड है। जो बीच का एरिया है वो 12 to 15, यानी इतना मेजर एरिया केवल हमारे फिंगर मूवमेंट्स और इनके नर्वस सिस्टम के लिए। कितनी नर्व एंडिंग्स हमारी फिंगर टिप्स पे आती हैं, लेकिन हम लोग टच करते ही नहीं कुछ भी, क्योंकि हम स्पर्श से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो सबसे डल होती हुई इंद्री हमारी यही है, जबकि सबसे पावरफुल और देखा जाए सबसे पूरे शरीर पे फैली हुई स्पर्श इंद्री है, और फिंगर्स पे तो सबसे ज्यादा दिया हुआ है। तो किसी भी चीज को फील करते समय आप अगर डिफोकस्ड है तो आप उसकी गहराई में उतर जाएंगे। अगर किसी का हाथ भी अपने हाथ में लिया है कभी, और आपको उस व्यक्ति के बारे में जानना है, आप डेलिकेट उसका हाथ लीजिए, डिफोकस्ड हो जाइए, वो आपके लिए खुली किताब जैसा हो जाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल हमारी ये इंद्री और हमारा ये वो भाव है, यानी भाव के जगत में आप प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, लोग या तो हाथ मिलाएंगे ऐसे ऐसे करके, गले मिलेंगे तो बिल्कुल, क्यों कभी ऐसा नहीं होता? जितना सॉफ्ट टच होगा उतना ही वो ओपन होगा, एक्सप्लोर होगा। तो हाथ भी, इवन लव्ड वंस भी, किसी का हाथ भी अगर हाथ में लेंगे तो वो हाथ पकड़ते हैं, और हाथ अगर आप ऐसे किसी का बस टच करिए यूं, बस केवल अपनी, थोड़ी देर में आप आए कुछ नई चीज हो रही है, कुछ नया पता चल रहा है जो आपको पहले पता नहीं था। आप अपने ही चेहरे पे सॉफ्ट टच लाइए। तो अपना मुंह भी देखिए, हम लोग धुलते हैं तो कैसे, जैसे बिल्कुल बछड़े उछड़े का मुंह रगड़ के धुल रहे हैं वैसे। कब सॉफ्ट टच अगर हम जरा सा भी यूज करेंगे तो वो भावनाएं खुलने लगती हैं, भावनाओं की परतें जो हैं वो खुलने लगती हैं। कभी आप करके देखिएगा इसको। अभी तो हम लोग दूसरा प्रयोग लेंगे। कभी आप घर में अकेले बैठिए और आप बहुत थोड़ा डिफोकस्ड होइए, अपनी आंखों में खुली रखिए आंखें। डिफोकस्ड हैं तो जाहिर सी बात बंद नहीं कर सकते आप, बंद करने में तो इन्वॉल्व होगी। और आप अपने बस केवल फिंगर टिप से अपने फेस को हल्के से ऐसे टच करना शुरू करें। थोड़ी देर में या तो आप रोने लग जाएंगे या आप हंसने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके इमोशंस एकदम से बर्स्ट हो गए, क्योंकि एक तो फेस पे बहुत सारे इमोशंस रिकॉर्डेड है और आपके टच ने उनको ओपन कर दिया। तो हम किसी को किसी भी चीज को कभी हम सॉफ्ट टच नहीं देते। तो इस सॉफ्ट टच का हम उपयोग कल करेंगे। अभी डिफोकस्ड की बात करें। प्रणाम गुरुदेव। हमें भी लगता है जब आपका गला खराब हुआ था तो बहुत दुख हो रहा था, और एक क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे पता है आप क्या देंगे, तो भी संतों को क्यों इतना दुख होता है? अनंत में भी मिरेकल होते हैं, मैंने खुद ने भी अनुभव किया है। फिर आपके साथ इतना गला खराब इतने दिन क्यों चला? बहुत तकलीफ हो रही थी, वो भी शायद एक प्यार था। बिल्कुल। देखिए, मेरा गला तो आप ही लोगों का गला है, मेरा अपना गला क्या है। आप लोगों के लिए बोलते हैं, आप लोगों के लिए चुप रहते हैं, तो तकलीफ भी जायज़ है। और एग्जिस्टेंस में एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमको सब काम करने होते हैं, ख्याल भी करना होता है, दवा भी लेनी होती है, सब चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन लीनियर हमको एक स्टेटमेंट नहीं देखना चाहिए कि यही धारा होती किसी चीज़ के सही होने की। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो जो एक चीज़ खराब होती है वो किसी दूसरे चीज़ के अच्छे होने की तरफ भी ले जाती है। अब जैसे कि इसी उदाहरण को मैं बताऊं, इस बार जितना खराब हुआ, अभी 2 दिन पहले काफ़ी ठीक स्थिति में हुआ जितनी बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था।
तो मैंने भी पहली बार इसको सीरियसली लिया, नहीं तो मैंने ही आज तक सीरियसली नहीं लिया था। मैं चलता है, हो जाता है। तो अब कई फैक्टर भी दिखाई दे गए मुझको कि कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अभी यहाँ के लोगों के लिए ही नीचे, खासतौर से महिलाओं के लिए नहीं, जेंट्स के लिए एक यूरिन बाथरूम क्रिएट हुआ नया, तो वो टूट फूट हुई, कंस्ट्रक्शन हुआ, उसकी धूल हुई, उससे खराब शुरू हुआ। तो एक तो मुझे साफ साफ दिख गया कि धूल से होता ही है, जो कि पहले मैं उतना नहीं देखता था। तो एक फ़ायदा ये हुआ। तो सीरियसली फिर दिखाया डॉक्टर को, फिर उन्होंने जो सीरियसली दवा दी उसको सीरियसली खाया। लाइफ टाइम में पहली बार सीरियसली दवा को खाया। तो ये पता चला कि ये एस्थमेटिक हो सकता है अगर इसको सीरियस नहीं लिया। जो एस्थमेटिक कन्वर्ट हो ही गया था इस बार, स्पैज्मिक और उस तरह का। तो तकलीफ जरूर थी, लेकिन उससे बेनिफिट ये हुआ कि अब आगे के लिए उस मशीन को ठीक करने का जो है वो रास्ता भी साफ हो गया। नहीं तो हम खिलवाड़ में रहते और किसी दिन मान लीजिए एकदम से वो चीज़ हो जाती तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो इन्हें वे चलता रहता है। ऐसा नहीं कि अगर हम कहें कि संतों के जीवन में कष्ट आते हैं, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। अगर शारीरिक रूप से भी देखें तो ये बस गला वाला ही मेरा खराब होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो एग्जिस्टेंस अपनी केयर करती ही है, अपना ख्याल करती ही है उसमें, और लोगों का कंसर्न और प्यार भी रहता ही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उस सबसे ही चीज़ें मैनेज होती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके प्यार की वजह से, गले का उदाहरण दे रहा हूँ, आपके प्यार की वजह से गला ठीक ही होगा, आपके प्यार की वजह से कभी खराब भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तब बात समझ में आ जाएगी कि इसको इस रास्ते से लेके चलना है, इसलिए ऐसा है। प्रणाम आनंद से। हमें तो ये लगता है कि जो लव है ये जनरली हम लोग कहते हैं जो सेंसिटिव होता है, जो काइंड होता है, कंपैशनेट होता है और इंक्लूसिव होता है। लेकिन जनरली हम लोग जो लव मतलब डे टू डे में समझते हैं कि मैं उनको प्यार करता हूँ, बच्चे को प्यार करता हूँ, इनफैक्ट वो तो एंटी लव हो जाता है। क्योंकि हम जब अपने बच्चों को या अपने लोगों को प्यार करने लगते हैं तो इट द कॉस्ट ऑफ अदर्स कि अदर से बेटर कर ले, तो अदर का भला नहीं चाहते हैं टू दैट एक्सटेंट। सो डे टू डे में जो भी कॉमन पार्लेंस में लव की जो चर्चा होती है, जो हम लोग समझते हैं, और जो लव पर से है, वो तो दोनों कंट्रडिक्टरी और पूरा अपोजिट एंड पर खड़ा दिखता है। अगर हम देखें कि एक्चुअल जो लव है और जो लव इन प्रैक्टिस डे टू डे जो दिखता है, वो तो पूरा अलग ध्रुव पे खड़ा दिखता है। बहुत अच्छी बात। पहला चीज तो ये समझ में आता है। बहुत अच्छी बात। फिर जैसे दूसरा आपने कहा कि प्रेम तब होता है जब अगर दो मनुष्य में हो रहा है, तो अगर प्रेम घटता है तो कुछ तीसरी चीज बनने लगती है, उसमें कुछ केमिकल, कुछ इंटरेक्शन होगा, वो इंटरेक्शन से कुछ और, तो वो जनरली होता नहीं है। जनरली तो गिव एंड टेक और एक्सपेक्टेशन तुम हम ऐसे टाइप का है। तो ये बहुत ही एसोटेरिक लग रहा है कि जो लव है वो एक्चुअली नहीं है। लव नहीं है इज मोर कॉमन देन लव है। जो आपने कहा है कि अभी महामारी से जो लोग नहीं मरेंगे वो लव के कमी से मरेंगे, या मालूम नहीं कुछ और आपने कहा। आने वाले समय में लोग महामारियों से उतने नहीं मरेंगे जितना लव प्रेम की कमी से मरेंगे। हाँ, तो वो है, वो तो अब, और आप सब कुछ कहते हैं अस्तित्वगत है, तो अभी अस्तित्व की जो ऐसा समय में हम लोग हैं जहां लव नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब हम लोग तो बस ये चूंकि हम करता है भी नहीं, चीजें हो रही हैं, तो एक ऐसे समय काल में हम लोग हैं जब लव नहीं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। बचपन से मेरे को ये क्वेश्चन था। हमारे यहाँ भी बहुत सारे संत लोग आते थे घर में, सब उनको यानी समझते इनके यहाँ
जाने से कुछ ठीक हो जाता है, सब प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते थे। तब भी मैं घर में क्वेश्चन पूछती थी कि यदि उनको उनके पास जाने से प्रॉब्लम ठीक होते हैं तो फिर उनको क्यों प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो रहना चाहिए। देखिए, किसी भी संत को ये प्रिटेंड भी नहीं करना चाहिए कि उसके होने की वजह से प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। लाइफ जो जीवन है उसको मैंने हमेशा कहा वो एक द्वैत की घटना है। पेन, प्लेजर, ब्लिस, सफरिंग, इनका एक कॉम्बिनेशन ही चलेगा, उतार चढ़ाव चलेगा। संत संत इसलिए नहीं हुआ है कि उसके जीवन में कोई सफरिंग नहीं आएगी। संत संत हुआ इसलिए है कि वो ब्लिस और सफरिंग को एक ही दृष्टि से देखने में सक्षम है। यानी कि आप देखिए, मेरा गला भी खराब होता तब भी वही काम चल रहा होता है, लाइफ भी वैसे ही चल रहा है, चाहे उसको 10 बार ब्रेक कर रहे हो। बल्कि उतनी देर के लिए एड्रेनलिन हाई हो जाता है, लग रहा है बॉडी अपना स्टेरॉइड वगैरह छोड़ देता है, तो मैं देखता हूँ 1.5 घंटे के लिए वो पूरा फिट हो जाती है बॉडी। आप उससे डिटैच रहते हैं। लेकिन जब शरीर है, चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति का हो, किसी बुद्ध का हो, तो उसमें प्लेजर और पेन, सफरिंग और ब्लिस की वेव्स चलेंगी ही चलेंगी। ये द्वैत है। ये अलग बात है कि फिर उसको वो मैनेज कैसे करेगा और एग्जिस्टेंस उसको कैसे मैनेज करेगा। वो एक तो कंडीशनिंग पे भी डिपेंड करेगा। जैसे कि पुराने टाइप के संतों में इस बात की मान्यता ज़्यादा थी कि संतों का जीवन बड़ा कष्टमय होता है, तपस्या वाला होता है। तो चूंकि उन्होंने उस कंडीशनिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता था, तो उनके जीवन में उस तरह से वो कष्ट की प्रोग्रामिंग भी हो जाती थी। मैं देखता हूँ, मैं इस प्रोग्रामिंग से नहीं चलता। मेरा है जीवन हमेशा सर्वोत्तम होना चाहिए, हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसके सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। तो ओवरऑल सब बेहतर होगा, ओवरऑल सारी चीज़ बेहतर होगी। वही चीज़ है। तो अब इवन आज के उदाहरण को देख लीजिए, सारी सिचुएशंस बिल्कुल डिफिकल्ट थी, ओवरऑल सब ठीक हो गया, मैनेज हो गया। तो हमको एंड इज वेल ऑल इज वेल से देखना चाहिए। और हमारी दृष्टि जो है और प्रोग्रामिंग है वो बहुत पेन ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कष्टों को बड़ा स्वागत करते हैं, अगर उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो तो बोर हो जाते हैं। मेरा कहना है हमें कष्ट इनवाइट नहीं करने, ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो आ ही जाएंगे, हमारे अनइनवाइटेड भी कुछ आ जाएंगे। लेकिन हम उस प्रोग्रामिंग से नहीं चलते। तो हम उस प्रोग्रामिंग से नहीं चलेंगे तो आम तौर से चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और ज़्यादातर बुद्धों और संतों का जीवन क्या होता है, वो एग्जिस्टेंशियल पर्पज में बन जाता है। वो अपना पर्पज नहीं बना रहे हैं कि मुझको ऐसा करना है, मुझे ऐसा झंडा गाड़ना है। तो आप देखेंगे कि जब तक उनका एग्जिस्टेंशियल पर्पज ऑन रहेगा, उनकी बॉडी उनकी जैसे कार की तरह है, उनके साथ पूरा कोऑपरेट करती चलती चली जाएगी। जिस दिन उनका पर्पज खत्म होगा, और ये वो नहीं करेंगे पर्पज खत्म कि वो किसी दिन बैठ के तय करेंगे कि देखो बैलेंस शीट सब अब हमारा काम, वो उनको कुछ नहीं। अचानक एग्जिस्टेंशियल ऐसा कुछ होगा कि उनका पर्पज खत्म, उस दिन बॉडी डिके होगी, जाएगी। अब जाने के दो कंडीशनिंग हो सकती हैं। अगर उन्होंने अपने माइंड को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया हो, जैसे अभी हमने संकल्प की बात कराई, अभी जो ये 4 संकल्प थे, इस तरह की धारणा को उन्होंने साधा है, जो कि भारतीय दर्शन की एक मान्यता है, तो हो सकता है बड़े आराम से भी चले जाएं। पर्पज खत्म, दूसरे दिन ऐसे मीटिंग करी, चाय कॉफ़ी की और चले गए। लेकिन अगर उनकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा कष्ट वस्ट वाली बात पड़ी हुई है, तो हो सकता है अचानक कोई डिके शुरू हो और वो चीज़ चली जाए। तो लेकिन उससे उनको प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी, वो दोनों कंडीशन। अब जय कृष्णमूर्ति का उदाहरण अगर देखें, जय कृष्णमूर्ति के उदाहरण में 91 ईयर तक हो रहे हैं, बहुत लंबा जीवन। 90 ईयर तक वो 5 किलोमीटर की वॉक पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। लेकिन जब अंदर से शायद उनको ये आया कि जो कहना था कह दिया, सब बात खत्म हो, कुछ नहीं, तो वो चंद महीनों में सारा किस्सा खत्म हो गया। तो बुद्धों का जीवन इसलिए अलग टाइप का होता है।
और कभी कभी मुझे लगता है कि उनके जीवन में उनके लोगों का भी उतना ही रोल होता है। अगर लोगों को नीड है उनकी, तो उनको बचे रहना पड़ेगा। अगर किसी दिन लोगों को लगे काम खत्म, तो वो सब ऐसे होता है। और प्रेम के बारे में जो बात चल रही है अपनी, उसमें मुझे लगता है कि मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि प्रेम पहले आपसे मिलने से पहले मुझे प्रेम मैं दूसरों से चाहती थी कि मैं प्यासी थी प्रेम की, ये प्रेम नहीं करता है, वो प्रेम करता है। लेकिन आपके साथ चलते चलते वो प्रेम का जो स्तंभ था वो अपने आप मजबूत होने लगा। जब अंदर का मजबूत होता है तो बाहर भी सब प्रेम दिखने लगता है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। जब वो हिल जाता है तो बाहर भी सब ऐसे कि लगने लगता है कि बाहर भी प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये खुद पर भी डिपेंड करता है, खुद का स्तंभ स्ट्रांग है तो बाहर बाहर है। बिल्कुल, ये चार जो चीजें, उनमें से प्रेम बहुत सशक्त है और बहुत पावरफुल है, मच नीडेड है। हाँ। इसीलिए मैंने सोचा इस पे ही एक पूरा हम लोगों का शिविर होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के जीवन में आप पूछें क्या चाहिए, शांति, हार्मनी, समश्वरता, या आप और भी चीज़ों की बात करेंगे प्रसन्नता की, तो सबसे पहले प्रेम की इच्छा उसके अंदर जरूर होगी कि जीवन में प्रेम होना चाहिए। लेकिन प्रेम में, जैसे उपाध्याय जी ने भी कहा कि प्रेम में प्रेम क्या है और वो क्या होना चाहिए, उसको भी यही नहीं क्लियर होता है। तो हम लोग उसी को एक्सप्लोर करेंगे, आपके भी पॉइंट को भी एक्सप्लोर करेंगे। प्रणाम अनंत श्री। मैं यहाँ आने से पहले मतलब ये सिंक्रोनिसिटी ही है कि मैं लव को ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही थी और आपको सुन रही थी। काफ़ी सारे आपके डिस्कोर्सेज हैं और जे कृष्णमूर्ति जी को भी काफ़ी सुन रही थी, बट क्लैरिटी अभी तक नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, जो प्रेम है वो एक लोकल और फिजिकल लेवल पे जैसे आप बोलते हैं वो तो समझ में आता है। और आप जिन 4 स्तंभों की बात करते हैं उसमें से प्रेम भी एक स्तंभ है, तो उसका एक्सप्रेशन हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं क्योंकि वो एक एसेंस है, उसी को हम शायद कैरी करते हैं। और एक जो फैमिली का जो इकोसिस्टम होता है उसमें जैसे बच्चे हैं, बच्चों को टाइम पे खाना देना, बुजुर्गों को का ध्यान देना, एक नॉर्मल जो रूटीन चलता है और एक बहुत ही शांति के साथ और एक बैलेंस के साथ चलता है और क्लेश बहुत कम होते हैं। मुझे लगता है वही प्रेम का मैनिफेस्टेशन है, ऐसा मुझे समझ में आता है। ठीक है, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं।